हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा सीटेट का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर का पेपर, जिसमें हम साइंस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बाइल जूस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये जो टिक किए हुए हैं ये मेरे एक स्टूडेंट ने किए हैं। ठीक है, तो उसी का पेपर लिया था मैंने। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ इट मेक्स द पार्शली डाइजेस्टेड फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन। ये कह रहा है कि जो ये है बाइल जूस क्या करता है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जो स्टमक में होता है, स्टमक से आता है, उसे अल्कलाइन मतलब बेसिक करता है। अल्कलाइन होता है बेसिक सब्सटेंस, इसे बेसिक करता है, अल्कलाइन करता है। सेकंड ऑप्शन इज़ इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कि ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये तो हमें पता है कि बाइल जूस क्या करता है। मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझाया था तो बताया था कि बाइल जूस क्या करता है, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट करता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो ये क्या करता है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड आता है जिसको हम कायम भी कहते हैं, CHYME, जिसे हम कायम भी कहते हैं, ये कायम को क्या करता है, अल्कलाइन करता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपको पता है जो वैक्सी कोटिंग होती है ना, वैक्सी कोटिंग क्या करती है प्लांट्स में, इट हेल्पफुल इन स्टेइंग अ फ्लोट करने में हेल्प करती है वैक्सी कोटिंग। वैक्सी कोटिंग फ्लोट करने में हेल्प करती है, तो इस हिसाब से बी का क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। एंड लार्ज सर्कुलर लीव क्या करते हैं, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। बॉयंसी मीन्स ए का हो गया थर्ड। बॉयंसी मीन्स अपवर्ड फोर्स, ये एक अपवर्ड फोर्स होती है, तो प्लांट्स को, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करती है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेते हैं। लार्ज सर्कुलर लीव ए का 3 एंड बी का 4। अगर इतना भी आपको पता है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ए का 3 तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ए का 3 ये भी कट गया। ए का 3 यहाँ है, ठीक है, और यहाँ है, और बी का 4 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। ए का 3, बी का 4, सी का सेकेंड। स्टेम्स हैव लार्ज टनल एंड होल्स, इसका है हेल्पफुल इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स। एंड रिबन लाइक लीव्स क्या करते हैं, हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डीके। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 इज दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 63 में असर्शन इज कि नाइक्रोम इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक गीज़र, कि जो नाइक्रोम है उसको एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक गीज़र में। सो येस, दिस इज़ ट्रू। एंड रीज़न इज, इसका रीज़न दिया हुआ कि नाइक्रोम हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। येस, नाइक्रोम हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रजिस्टिविटी, बट लो रजिस्टिविटी नहीं होती, हाई रजिस्टिविटी होती नाइक्रोम की। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। रजिस्टिविटी नाइक्रोम की हाई रजिस्टिविटी होती है, ना कि लो रजिस्टिविटी। सो रीज़न इज़ रॉन्ग। तो इसका क्या आंसर होगा, असर्शन इज़ राइट, ए इज़ ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 63 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन ए एंड आर, ए इज़ ट्रू, नो, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके, आर हैज़ हाई रजिस्टिविटी, आर की हाई रजिस्टिविटी होती है, ना कि लो रजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इज on the base wait on the basis of following information identify the substance which give flame on burning। कौन सा सब्सटेंस है जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग। ठीक है, और जब फ्लेम प्रोड्यूस करता है तो उसमें वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो किस में वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, जब भी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो उसमें वेपर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें नो लिखा हुआ है तो ये तो हो गया गलत। लिक्विड को भी हम बर्न करते हैं तो भी वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये दोनों ही ट्रू है। जब भी हम किसी सॉलिड या लिक्विड चीज़ को बर्न करते हैं तो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें येस दिया हुआ है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। हमारा सही ऑप्शन होगा बी एंड
C. This is our right option. Okay. Next question 65. Question number 65 is dash hormone regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in our body. तो कौन से हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है हमारी बॉडी में? ये मैंने जब आपको ग्लैंड्स हमने डिस्कस की थी, सारी ग्लैंड्स टोटली हमने डिस्कस की हुई हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ध्यान रहा होगा कि इसमें क्या होगा, कौन सा हार्मोन रेगुलेट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को तो कौन सा हार्मोन कर रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन. ठीक है. इट इज सिक्रेटेड बाय बी, और थायरॉक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बी विच इज थायरॉयड ग्लैंड. एंड डैश इन अवर डाइट इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड, और इस ग्लैंड की फंक्शनिंग को कौन इम्पैक्ट करता है? आयोडीन. आयोडीन नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है इस ग्लैंड को काम करने के लिए, तो यहाँ आएगा आयोडीन. तो ऑप्शन सेकेंड इज अवर राइट ऑप्शन. ठीक है. थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी. इट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड आयोडीन इन अवर डाइट इम्पैक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 66. Question number 66 is the following activity is done in class 7. Students are given 4 iron bars, out of which 2 are bar magnets. They are asked to identify the bar magnets. Which of the following process skill can we promote through this activity? Student को 4 iron bar दिए गए. ठीक है. टीचर ने 4 iron bar दिए बच्चे को. उसमें से जो 2 थे वो बार मैग्नेट थे. 2 क्या थे? बार मैग्नेट. They are asked to identify the student. They identify the bar magnets. उसने बच्चों को कहा कि इसमें से बताओ कि कौन से 2 बार मैग्नेट हैं. ठीक है. तो इससे जो टीचर है कौन सी स्किल को डेवलप कर रही है बच्चों में, तो चलिए देख लेते हैं. ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फेयरिंग. ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेशन, मेजरमेंट तो हम कुछ नहीं कर रहे इसमें. ऑब्जर्वेशन, एस्टिमेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, जी नहीं. ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मेजरिंग जैसा कुछ नहीं हो रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज अब राइट ऑप्शन. ओके. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, फिर क्लासीफाई कर रहे हैं कि कौन सी बार मैग्नेट है. क्लासीफाई करने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे. इन्फेयरिंग होता है कंक्लूजन. फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि यस ये जो 2 हैं ये बार मैग्नेट हैं. तो क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फेयरिंग स्किल डेवलप कर रही है टीचर बच्चों में. ठीक है, थ्रू दिस एक्टिविटी. चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 67 इज Which of the following have the most scope for promoting art integrating learning in science? नीचे दिया हुआ है उस जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा जो है ज़्यादा स्कोप है जिससे आर्ट इंटीग्रेटिंग लर्निंग को हम डेवलप करेंगे, प्रमोट करेंगे बच्चों में. आर्ट इंटीग्रेटिंग लर्निंग किस में प्रमोट हो रही है? कौन सी एक्टिविटी के थ्रू? प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो के थ्रू. ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जर्नल राइटिंग से तो नहीं. एनेक्डोटल भी नहीं, क्लासरूम रिकॉर्ड से नहीं होगा. जर्नल राइटिंग और फील्ड ट्रिप से नहीं कर रहे हैं हम कोई आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग. पोर्टफोलियोज़, एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो क्लासरूम रिकॉर्ड होता है, तो ये भी नहीं. तो राइट ऑप्शन होगा प्रोजेक्ट्स. बच्चों को प्रोजेक्ट देके और पोर्टफोलियोज़ के थ्रू हम उनमें आर्ट इंटीग्रेटिंग लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, तो और सही ऑप्शन है प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियोज़. चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं. Question number 68 is which of the following should not be the purpose of open book assessment in science? कौन सा एक पर्पस नहीं होगा ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं. टू गोज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, टू स्कोर मोर मार्क्स इन टेस्ट, टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द बुक, टू रिड्यूस द फियर ऑफ असेसमेंट इन लर्नर्स. तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? टू स्कोर मोर मार्क्स इन टेस्ट, कि बच्चे जो है मार्क्स में सही टेस्ट में सही मार्क्स स्कोर करे, तो ये जो है इट शुड नॉट बी द पर्पस. ठीक है, ये हमारा पर्पस नहीं होगा. तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 69 इज क्वेश्चन नंबर 69 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें बता रहा है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में हमने कितनी ही बार डिस्कस किया हुआ है. चलिए देखते हैं. क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज, जी नहीं. क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. ऑप्शन बी इज़ फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज, यस फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है. ठीक है. एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ अ फिजिकल चेंज, जी नहीं. राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क से कर्ड बन रहा है दैट इज़ अ केमिकल चेंज, सो यस दिस इज़ ट्रू. ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर ट्रू,
तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। Question number 70 is children of all age groups have various ideas which may be different from science concept। कि हर एज ग्रुप के बच्चे के अपने अपने डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम साइंस कॉन्सेप्ट से थोड़े डिफरेंट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दीज आइडियाज़। कौन से आइडिया जो हैं अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग कौन से जो आइडियाज़ हैं वो सही होंगे। ठीक है, दीज आइडियाज़ आर यूजुअली स्टेबल। साइंस कॉन्सेप्ट्स मीन्स मिसकंसेप्शन की बात हो रही है, तो कौन से आइडिया जो हैं रिगार्डिंग दीज आइडियाज़ कौन से स्टेटमेंट सही होंगे कि ये जो आइडियाज़ हैं यूजुअली स्टेबल। यस, बच्चों के आइडिया स्टेबल होते हैं क्योंकि वो जो मिसकंसेप्शन होती है उनकी वो स्टेबल होती है। वो नहीं मानते कि अगर हम उन्हें बताएंगे भी ये चीज़ ऐसी है तो वो उनका जो मिसकंसेप्शन इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने स्टेबल है, वो बहुत स्टेबल होते हैं। तो यस, दिस इज़ ट्रू। दे आर फॉर्म ड्यू टू ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। यस, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होता है, उसी की वजह से वो जो उनके मिसकंसेप्शन है वो बने होते हैं। दे टेंड टू फॉलो सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न, कि सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं। येस, दे आर ईजी टू मॉडिफाई। जी नहीं, वो इतने स्टेबल है कि उन्हें हम मॉडिफाई इतना ईजी नहीं होता उनको मॉडिफाई करना। सो दे आर नॉट ईजी, दे आर ईजी टू मॉडिफाई। दिस इज़ नॉट ट्रू। दे आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक। तो येस, दिस इज ऑफन, दे आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी एंड ई। ए बी सी एंड ई, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 इज, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 इज असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमने कितनी बार डिस्कस किया था। एक मिनट, इसमें असर्शन दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है कि आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल एज़ कम्पेयर टू वेन्स। की जो आर्टरीज हैं उसकी थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्स। सो येस, दिस इज़ ट्रू। आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं और वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। ठीक है, रीज़न दिया हुआ है द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरीज इज़ लो एज़ कम्पेयर टू वेन। इसमें रीज़न ये दिया हुआ कि उसकी वॉल्स थिक और इलास्टिक हैं, इसलिए जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज़ में वो लो है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। सो जी नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज़ हाई, ब्लड फ्लो होता है वो हाई ब्लड फ्लो होता है, हाई प्रेशर से फ्लो होता है। दैट्स वाई उसकी जो वॉल्स हैं थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हाई, लो की जगह हाई होना चाहिए था। रीज़न इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, रीज़न इज़ रॉन्ग। असर्शन इज़ ट्रू, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। A is true but R is not correct explanation for A. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A is our right option. A is true but R is false. एक मिनट, yes, A is true but R is false. This is our right option. Question number 72 is self pollination can takes place only in bisexual flower। कि जो self pollination है वो सिर्फ bisexual flowers में ही होती है। सेल्फ पॉलिनेशन ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होती है। जो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे एक मेल पार्ट है, यहाँ पे फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो जो स्टेमन्स हैं, जो पोर्स हैं, वो मेल से फीमेल पार्ट में जा सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन एक अपने ही पेड़ में, इसी पेड़ में पॉलिनेशन हो सकती है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू कि इट कैन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑल्सो। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जी नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी जो ये है पॉलिनेशन वो हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, फर्स्ट इज़ फॉल्स। एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। की जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही होती है। तो जी नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकती है। दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। सो बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। इसमें क्या होगा, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। यही हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। येस, दिस इज ट्रू। हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। की जो हीट फ्लो करता है
वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बोथ S1 एंड S2 आर इन्फ्लुएंसेस, दोनों ही कंक्लूजन है। जी नहीं, S1 इज़ ऑब्जर्वेशन एंड S2 इज़ कंक्लूजन। S1 is inference, S2 is observation, S1 and S2 both are observation। जी नहीं, फर्स्ट तो ऑब्जर्वेशन है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो इन्फेरेंस है, वो एक कंक्लूजन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। S1 इज सॉरी ऑप्शन नंबर 2, S1 इज ऑब्जर्वेशन एंड S2 इज इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मैंने आपको बताया था, इन्फेरेंस हो कंक्लूजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 इज the density of medium A is more than medium B। A की डेंसिटी B की डेंसिटी से ज़्यादा है बट C की डेंसिटी से कम है। इन विच मीडियम डज द साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट, कौन से मीडियम में साउंड जो है फास्टर ट्रैवल करेगा। अब ये क्वेश्चन जो है, इसमें मैंने आपको पहले बताया था एक क्वेश्चन में कि जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, डेंसिटी कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। ये इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ए इज़ मोर देन मीडियम बी, ए जो है मीडियम बी से ज़्यादा है। बी से तो ग्रेटर है बट सी से कम है, सी से कम है, मीन्स सी बड़ा होगा। ठीक है, सो इन विच मीडियम साउंड, सी ज़्यादा बड़ा है डेंसिटी, तो सी की डेंसिटी ज़्यादा है। सी की डेंसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स इसमें जो साउंड ट्रैवल करेगा वो सबसे कम करेगा। ठीक है, फास्ट नहीं करेगा, स्लो करेगा, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी और स्पीड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सी की डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स बी की डेंसिटी कम होगी। बी की डेंसिटी कम होगी, इट मीन्स जो साउंड है सबसे फास्ट इसी में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, वाइल आइस मेल्ट एट 0 डिग्री टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर, जब आइस जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगी तो इट्स टेम्परेचर, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, सेम रहेगा, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन रिमेन सेम, ये इंक्रीज़ करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा इट रिमेन सेम। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी would support inquiry oriented science teaching। इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग की कौन सी एक स्टेटमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। इंक्वायरी मीन जांच पड़ताल करना, जहाँ बच्चा जांच पड़ताल कर रहा है, जहाँ बच्चा एक्टिव है, वही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। डेमोन्स्ट्रेट द लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, कि जब डेमो दे रहा है तो डेमो तो टीचर दे रहा है ना बच्चों को, तो इसमें बच्चा एक्टिव कहाँ हुआ, इसमें तो टीचर एक्टिव हुआ है। तो हमें बताना है जहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। Engage student in floating and sinking activities। थर्ड इज एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड एपरेंट वेट। हमने सिर्फ बच्चे को बता दिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड एपरेंट वेट, इससे इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग होगी। जी नहीं, यहाँ बच्चा जांच पड़ताल कर रहा है, नहीं कर रहा है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ भी कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, वो जस्ट एक डेफिनेशन रटी हुई है, वो बता देगा, डिफाइन कर देगा, उसे एक्सप्लेन कर देगा। यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं हुआ। तो बच्चा ज़्यादा एक्टिव कहाँ होगा, जब एंगेजिंग स्टूडेंट इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटी, जब बच्चा फ्लोटिंग और सिंकिंग एक्टिविटी करेगा, खुद करके देखेगा कि कौन सी चीज़ फ्लोट कर रही है, कौन सी चीज़ सिंक कर रही है, तो यहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉज एंड थ्योरीज इन साइंस। थ्योरी, लॉज और थ्योरीज के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1 इज़ लॉज आर जनरलाइजेशन स्टेटमेंट वेरएज थ्योरीज आर एक्सप्लेनेशन, की जो लॉज हैं वो स्टेटमेंट होता है और थ्योरीज जो है एक्सप्लेनेशन होती है। तो येस, दिस इज़ ट्रू। लॉज जो है स्टेटमेंट है और थ्योरी क्या है, एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन S1 इज़ ट्रू। लॉज आर वेरी ओल्ड एंड थ्योरीज आर कंटेम्प्रेरी, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि लॉज काफ़ी ओल्ड है और थ्योरीज कंटेम्प्रेरी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन 3 इज़ लॉज कैन नॉट बी चेंज वेरएज थ्योरीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, कि जो लॉज एक बार बन जाते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो थ्योरीज हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सो S1 एंड S2 आर ट्रू। ठीक है, कहाँ है S1 एंड S2, ऑप्शन नंबर 1 में। S1 एंड S2 आर ट्रू, नहीं S2 नहीं, S3, S1 एंड S3 आर ट्रू। S1 एंड S3 आर ट्रू, ऑप्शन सेकेंड इज़ अवर राइट ऑप्शन।
S1 and S3 are true where S2 is false. तो ऑप्शन नंबर S1 और S3, ऑप्शन नंबर 2 इज़ अवर राइट ऑप्शन. S1 और S3 सही है जबकि S2 गलत है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 78. Question number 78 is saying when a ray of light enter from medium A to B, its speed decreases. On further entering into medium C, its speed increases. कि जब ray of light जो है A से B में ट्रांसफ़र कर रही है, A से B में जा रही है, जब रे ऑफ लाइट A टू B में एंटर कर रही है और B से फिर C में एंटर कर रही है, तो जब A से B में जा रही है तो A से B में जा रही है तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करेगी. स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है. तो जब स्पीड डिक्रीज़ करती है ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ करता है. ये भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. स्पीड डिक्रीज़ कर रही है, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा. ठीक है. एंड ऑन फर्दर एंटरिंग इनटू मीडियम सी, जब बी से सी में मीडियम में एंटर कर रही है रे ऑफ लाइट तो उसकी स्पीड क्या है? इंक्रीज़ कर रही है. यहाँ पे सी में क्या है? स्पीड इंक्रीज़ कर रही है. स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा. ठीक है. तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस. चलिए देख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज़ लेस देन बी बट इक्वल टू सी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए और सी का इक्वल तो नहीं है जी, नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड सी आर लेस देन बी. यस, ए और सी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो सी से कम है क्योंकि सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. सो यस, दिस इज़ ट्रू. नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी सी कैन नॉट बी कंपेयर्ड. जी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज़ मोर देन बी एंड सी. तो ऐसा कुछ नहीं है. हमारी राइट स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग कौन सी बन रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए और सी आर लेस देन बी. बी से कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि बी से कम है क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो स्पीड डिक्रीज़ कर रही है. तो स्पीड डिक्रीज़ कर रही है, दैट्स वाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ कर रहा है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अवर राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 79. Question number 79 is A is a technique of vegetative propagation in which a part of the stem or young branch. कि A कोई टेक्निक है जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की टेक्निक है. अब अगर चलिए एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं. इन विच अ पार्ट ऑफ स्टेम और यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज पुल्ड एंड बरीड इन मॉइस्ट सॉइल such that branch is still attached to the parent plant. After some time roots develop into buried plant and grow into a new plant. B is an example of plant usually grow through this technique. अब अगर आपको सारा क्वेश्चन नहीं भी पता है तो आपको मैंने ये इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के पार्ट्स हैं, हमने डिस्कस किए हुए हैं और सारे. तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपको पता है कहाँ हो. वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होती है? जब हम स्टेम के, रूट के या लीव्स के थ्रू एक नया प्लांट बना रहे हैं, नया प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो यहाँ ऑप्शंस में देखिए, ग्राफ्टिंग में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रही है? जी नहीं, ग्राफ्टिंग में वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं हो रही है. बडिंग में हो रही है? बडिंग में भी नहीं है, बडिंग तो ईस्ट में होती है. लेयरिंग और जैस्मिन और कटिंग में भी नहीं हो रही है कोई वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में लेयरिंग. इस जो ऑप्शन है ये इसमें क्या हो रहा है? लेयरिंग कर रहे हैं हम. लेयरिंग में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, मान लीजिए ग्रेप्स का प्लांट है या जैस्मिन का प्लांट है, ये उसकी ब्रांचेस हैं. ठीक है, तो हम एक ब्रांच को ऐसे सॉइल के नीचे डिग कर देते हैं, सॉइल के नीचे बरी कर देते हैं. ठीक है, सॉइल के नीचे ऐसे दबा देंगे इसकी एक ब्रांच को, या ऐसा ग्रेप्स के प्लांट में भी कर सकते हैं और जैस्मिन में भी. इस तरह से एक ब्रांच को हम सॉइल के नीचे दबा देंगे. ठीक है, एंड कुछ टाइम बाद क्या होगा? यहाँ से नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, नया प्लांट अराइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट्स वगैरह आ जाएंगी और नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा यहीं से. तो हम क्या करेंगे, ये जो पेरेंट प्लांट है, यहाँ लिखा है ना, ब्रांच इज स्टिल अटैच टू पेरेंट प्लांट, आफ्टर सम टाइम रूट डेवलप इनटू बरीड प्लांट. ये जो बरीड किया है इसमें रूट डेवलप हो जाएंगी, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेरेंट प्लांट को फिर कट कर देते हैं, यहाँ से प्लांट की स्टेम को, ब्रांच को कट कर देंगे और यहाँ से नया प्लांट बन जाएगा. ठीक है, तो ये हम कहाँ करते हैं? इस प्रोसेस को हम, इस टेक्निक को हम कहते हैं लेयरिंग.
Okay, layering is a technique of vegetative propagation in which a part of stem or young branch of plant is pulled and buried in moist soil such that branch is still attached to the parent plant. After some time, roots develop into buried plant and it grows into a new plant. And jasmine is an example of plant usually grown through this technique. तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अवर राइट ऑप्शन कि जैस्मिन का जो प्लांट है उसको हम इस टेक्निक के थ्रू ग्रो कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 80 इज़ द बाइंड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड एक्ट्स इन. जो बाइंड फोर्स होती है, बाइंड फोर्स आपको पता है ऊपर की तरफ लगती है, इस तरह से अपवर्ड फोर्स होती है बाइंड फोर्स. तो जो बाइंड फोर्स, ऐसे मान लीजिए कोई हम बीकर है, इसमें हम कोई चीज़ इमर्ज करेंगे, तो जो फोर्स ऊपर की तरफ, जो हम इस चीज़ को अंदर डिप करेंगे, इस चीज़ को अंदर डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ आएगी चीज़. तो ये क्या है, पॉइंट फोर्स. जो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है इसको हम कहते हैं पॉइंट फोर्स. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, ऑल डायरेक्शन में लगती है, पैरेलल टू सरफेस या अपवर्ड डायरेक्शन. सो सही ऑप्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन. जो पॉइंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है. ठीक है, तो काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 81. Question number 81 is assertion is given achievement in STEM related course is influenced by gender. जो STEM related course करवाते हैं हम स्कूल में. अब STEM related course क्या है, ये STEM में क्या है, STEM is S से क्या होता है साइंस, T से टेक्नोलॉजी और E से इंजीनियरिंग एंड M stands for मैथमेटिक्स. ठीक है, हम स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स. तो ये जो स्टेम है, स्टेम एक्टिविटीज़ हम स्कूल में करवाते हैं. स्टेम की फुल फॉर्म क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स. इसमें मैं भी स्टेम की जब भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेमिनार होते हैं, मैं भी जाती हूँ, ज्वाइन करती हूँ स्कूल के थ्रू, हम जाते हैं वहाँ पे. तो स्टेम में क्या होता है, बच्चों को रोबोटिक्स के थ्रू कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं. रोबोटिक्स की एक्टिविटी होती है, कुछ कुछ बनाते हैं वो रोबोटिक्स में. ठीक है, तो ये क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सबको क्लब करके एक नाम दे दिया हमने स्टेम, जिसमें बच्चा जो है रोबोटिक्स की एक्टिविटी करता है. ठीक है, कुछ कुछ बना के देखता है, छोटी छोटी चीज़ें. तो असर्शन में दिया हुआ है कि जो अचीवमेंट इन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज हैं इन्फ्लुएंस बाय जेंडर. तो जेंडर इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो कभी भी सही नहीं होती. तो दिस इज़ नॉट ट्रू, जेंडर इन्फ्लुएंस नहीं होती है. बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे. और रीज़न इज़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ यूज बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. कि जो हम बॉयज़ और गर्ल्स जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे, दोनों ही स्ट्रेटजी जो है डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करेंगे. तो जी नहीं, बच्चे हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स उनमें कुछ वेरिएशन नहीं होगा. वो जो स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे सेम ही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, तो डिफरेंट स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. बोथ ए एंड आर फॉल्स. दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता हो ना, तब आप ये देखो कि जब अगर कोई भी चीज़ बायसनेस की तरफ जा रही है, कुछ भी जेंडर बायसनेस हो रहा है या कुछ भी नेगेटिव है क्वेश्चन में, तो वो हमारा आंसर कभी नहीं होगा. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 इज़ क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस. नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड कौन सी एक स्टेटमेंट सही है. नेचर ऑफ साइंस का भी मैंने आपको करवाया हुआ प्रॉपर. मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ साइंस का हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है. ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस देख लेते हैं. साइंटिफिक आइडियाज़ आर नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल कॉन्टेक्ट. कि जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं कल्चरल कॉन्टेक्ट से वो अफेक्ट नहीं होते. तो जी नहीं, ये कल्चर जो है अफेक्ट करता है साइंटिफिक आइडियाज़ को. दिस इज़ नॉट ट्रू. ओके, दिस इज़ नॉट ट्रू. देर इज़ नो सिंगल साइंटिफिक मैथड की कोई देर इज़ नो कोई भी मतलब कोई सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं है. ठीक है, हाँ, काफ़ी मेथड है साइंटिफिक मेथड. कोई एक ही सिंगल मेथड थोड़ी है साइंटिफिक मेथड. ठीक है, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. ठीक है, ये भी फॉल्स है. हाँ, ये तो सही है कि सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं है. यस, दिस इज़ ट्रू. ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू. सो ऑप्शन सेकंड इज़ अवर राइट ऑप्शन. कि जो ए स्टेटमेंट वो गलत है, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि कोई सिंगल मेथड नहीं है, देयर आर मल्टीपल मेथड्स. ठीक है, तो दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 83, which of the following statement are true in context of respiration in whales and dolphin.
रेस्पिरेशन ऑफ वेल्स और डॉल्फिन्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है? दे कैन नॉट यूज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यस, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, दैट्स वाई आपने देखा होगा कुछ कुछ टाइम बाद वेल्स और फिशेज, डॉल्फिन जो है ना ऊपर आती हैं। ऊपर क्यों आती हैं वो? पानी से ऊपर, पानी से ऊपर इसलिए आती हैं, ऑक्सीजन लेने आती हैं। दे हैव गिल्स, एक मिनट, दे कैन नॉट यूज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन, येस दिस इज़ ट्रू। दे हैव गिल्स, जी नहीं, गिल्स नहीं होती इसमें। दे हैव लार्ज नॉस्ट्रल्स, येस नॉस्ट्रल्स होते हैं। दे ऑफन कम अप टू वाटर सरफेस टू ब्रीथ, ऑफन ये वाटर सरफेस पे आते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, ठीक है। तो यस, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन जो स्टेटमेंट बी है वो गलत है, तो जिसमें भी ऑप्शन बी दिया हुआ है वो गलत होगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ए सी डी, एंड दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 इज, question number 84 is, Sunita takes 0.5 gram of sodium carbonate in a test tube and add 5 ml of dilute hydrochloric acid। सुनीता ने 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन ए में सोडियम कार्बोनेट लिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। सोडियम कार्बोनेट तो है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो कैंसिल हो गया। अब दो ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। चलिए, सोडियम कार्बोनेट में HCl डाला, डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो दोनों में ही ये स्टेटमेंट बन रही है। चलिए बी स्टेटमेंट देख लेते हैं। शी पासिस द गैस प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन थ्रू लाइम वाटर, कि जो ऊपर जो लाइम वाटर बना, और लाइम वाटर की डेफिनेशन आप फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। ये जो है लाइम वाटर का फॉर्मूला है। तो उसने कहा ऊपर जो रिएक्शन बनी है उसमें उसने शी पासिस द गैस प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन, जो ऊपर रिएक्शन हुआ है उसमें उसने गैस प्रोड्यूस करवाई इन द अबव रिएक्शन थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के थ्रू गैस पास करवाई, लाइम वाटर प्लस गैस, कौन सी गैस पास करवाई? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, तो लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई है, ठीक है। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, सो दिस इज़ अवर राइट। इसमें क्या होता है, जब CaOH2 के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पास करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनाइड प्लस वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये सही इक्वेशन है, बाकी गलत थी, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, जो कंपाउंड है, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस होते हैं जिन दो चीज़ों से, जिनसे मिल के वो बना है। मान लीजिए A+B से मिल के हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, दैट इज़ C। तो ये कह रहा है कि जो ये C प्रोडक्ट बना है, इट शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो C बना है ये A और B की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो जी नहीं, ये A और B की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ये अपना ही एक नया कंपाउंड बना है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, तो जी नहीं, ए तो कैंसिल हो गया। अब जहाँ जहाँ पे जिस ऑप्शन में ए दिया है वो वैसे ही कट गए, तो इससे पर हमें पता चल गया कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, BCD, ठीक है। सॉरी, कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, कि वो कंपाउंड शो करेगा प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसमें बताया सही नहीं है, ठीक है। कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, तो हाँ कंपाउंड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये ट्रू है, ये सही है, ठीक है, ये नहीं कटेंगे, ठीक है। एक मिनट, यस, विच ऑफ द आर नॉट ट्रू, सही नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टेंट सब्सटेंसेस, की जो कंपाउंड है अपनी कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, तो येस दिस इज़ ट्रू, शो नहीं करता। ये गलत है, ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ओनली एलिमेंट्स कैन रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड, कि सिर्फ एलिमेंट्स रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कि एलिमेंट ही रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू।
ठीक है, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, यही हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। ये भी ट्रू नहीं है, ये भी नहीं। द कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। जो कंपाउंड बनता है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड होता है। येस, कंपाउंड का कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, बट जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर के कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप लेमन वाटर बना रहे हैं तो उसमें हर कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करता है। किसी को मीठा पीना होता है, किसी को नमकीन पीना होता है, किसी को लाइट पीना होता है, तो उसके मिक्सचर की कॉम्पोजिशन हम चेंज कर सकते हैं, बट जो कंपाउंड होते हैं उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है। दिस इज़ ट्रू, बट हमें बताना है नॉट ट्रू। तो ए और बी तो ट्रू नहीं है। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो जो कंपाउंड्स हैं उनको फिजिकल मेथड के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। तो ए, बी एंड डी जो है ट्रू नहीं है, और यही हमारे राइट ऑप्शन है, ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी, दिस इज़ नॉट ट्रू। और हमें ये बताना था कि कौन सा ट्रू नहीं है, सिर्फ एक सही है, सी, और ए, बी, डी जो है ये तीनों ही गलत हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी सी ऑप्शन था वो तो वैसे ही कट जाता, क्योंकि हमें गलत बताना था, तो एक ही बचा, ए, बी, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ गुड एरेशन एंड लो परकोलेशन रेट। Soil with low holding capacity has poor aeration and low percolation rate. Soil with low water capacity and good aeration and high percolation rate. ऑप्शन 4, soil with low water holding capacity has poor aeration and high percolation rate. चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको 3 टाइप की सॉइल बताई थी, सैंडी सॉइल, ठीक है, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। 3 तरह की सॉइल हमने डिस्कस की है। सैंडी सॉइल में मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच में काफ़ी बड़ा गैप होता है। जो क्लेई सॉइल होती है, क्लेई सॉइल में, ठीक है, सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, क्लेई सॉइल में काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम होता है, इतना गैप नहीं होता दो बीच में, ज़्यादा एरेटेड नहीं होती। लोमी सॉइल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्लेई सॉइल। इसमें सैंडी और क्लेई सॉइल का मिक्सचर होता है, तो ये इस तरह से दोनों सॉइल्स का मिक्सचर है ये। अब इसमें बोला है, ऑप्शंस में बोला है सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसमें वाटर होल्ड कैपेसिटी लो है, जो कम वाटर होल्ड कर सकता है, उसमें गुड एरेशन होता है, हाँ गुड एरेशन होता है, और लो परकोलेशन रेट होता है, मतलब उसमें वाटर जो है ईजिली पास हो जाएगा, एयर जो है ईजिली पास हो जाएगी। तो यस, दिस इज़ ट्रू। सॉइल हैज़ लो परकोलेशन रेट नहीं है, हाई परकोलेशन रेट है, ठीक है। तो सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग, जो कम होल्ड कर पा रहा है, मान लीजिए क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो उसमें गुड एरेशन कहाँ हुई, गुड एरेशन तो नहीं हुई, क्योंकि उसमें तो काफ़ी कम गैप है, तो गुड एरेशन नहीं होगी। ऑप्शन 2 इज सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ पुअर एरेशन, कि जो सॉइल है वो कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम है, उसमें पुअर एरेशन है, जी नहीं, जिसमें सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी लो है, इसमें पुअर एरेशन है, ये तो ठीक है, एंड लो परकोलेशन रेट है, उसमें परकोलेशन रेट भी कम है। ऑप्शन 3, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ गुड एरेशन, लो वाटर गैस एंड हाई परकोलेशन रेट। जो ऑप्शन 3 है कि सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो कहाँ किसकी बात हो रही है, सैंडी सॉइल की बात हो रही है, कि जिसमें क्या है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं तो ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, जैसे ही हम पानी डालेंगे तो यहाँ से ईजिली निकल जाएगा, ये पानी को होल्ड करके नहीं रखेगा। तो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, गुड एरिएशन भी है, ज़्यादा गैप है तो हवा जो है आर पार हो जाती है, पानी जो है आर पार हो ईजिली जा सकता है। हाई परकोलेशन रेट है, हाई परकोलेशन रेट है मतलब ईजिली फिल्टर हो जा रहा है पानी, तो ये हाई परकोलेशन रेट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, कि सॉइल हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिस सॉइल की लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें गुड एरेशन होती है और हाई परकोलेशन रेट होता है, हाई फिल्ट्रेशन होती है। सो येस, दिस इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर 3 इज़ अवर राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 था कि सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग पुअर एरेशन, हाई परकोलेशन रेट, इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 इज़ अवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है जिससे, जो डाइवर्जेंट, जहाँ पे बच्चा दिशाओं में सोचेगा, ठीक है, जहाँ पे बच्चा जो है सारी सोच है दिशाओं में सोच रहा है, बहुत सारे दिशाओं में सोचेगा, ऐसा नहीं है कन्वर्जिंग क्वेश्चन नहीं है, कि सिर्फ कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं कि जैसे MCQ टाइप 1 वर्ड आंसर, जिसमें एक ही ऑप्शन होगा, 1 वर्ड आंसर जो MCQ होते हैं वो कन्वर्जेंट में आते हैं, बट इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, जिसमें बच्चा दिशाओं में सोच सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। व्हाट इफ़ देयर वाज नो ग्रेविटी ऑन अर्थ,
हाउ डज ग्रेविटी वेरी विद एल्टीट्यूड, ये तो बच्चा पढ़ के रट के बता सकता है. वट वुड हैपन टू ग्रेविटी इफ साइज ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू हाफ, ये भी बच्चा पढ़ के बता सकता है. वाई डज अ बॉल थ्रोन अप कम्स डाउन, के ऊपर फेंकी हुई बॉल नीचे क्यों आती है. ठीक है, इसमें भी कोई डाइवर्जेंट रीजनिंग नहीं हो रही है. तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, वट इफ़ देयर वाज नो ग्रेविटी, अगर अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता. तो इसमें बच्चा जो है सोचेगा, अपनी थिंकिंग स्किल्स यूज़ करेगा, सोचेगा. डाइवर्जेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 88 इज क्वेश्चन नंबर 88 इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. नीचे एक टेबल दिया है, उसे कंप्लीट करना है. एटॉमिक नंबर बेस्ड क्वेश्चन है ये. एटॉमिक नंबर 9 है किसी एलिमेंट का. ओके, 9 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है. मास नंबर हमें बताना है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. ओके, आपको पता है एटॉमिक नंबर जितना होता है ना उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं. तो नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 9. और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 9. और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है 10. ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 10 दिया हुआ है. तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 9 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10. तो कितना हो गया, मास नंबर कितना हो गया, 19. ओके, अब यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, डी में हम क्या फिल करेंगे, जितने मैंने अभी बताया जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर होता है. तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 12 है तो यहाँ पे डी की जगह क्या हो जाएगा, 12. अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 12 हैं और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो सेम होते हैं. तो ये हो गया 12. और एफ में क्या आएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन ये दिया हुआ है 24. और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे, 12. तो 12 में कितने प्लस करेंगे कि 24 आ जाए, 12 ऐड करेंगे. तो एफ़ कितना हो गया हमारा, 12 ऐड करेंगे तो एफ़ कितना हो गया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हो गए 12. चलिए अब देखते हैं कौन सा किससे मैच कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88. ए कितना है हमारा, 19. ए कितना है, 19. यस, ए 19 है. तो ए 19 है तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए. ठीक है, क्योंकि दोनों में 19 है. अब बी कितना है, 9. बी इसमें भी इसमें 9 है, बी इसमें 10 है. तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत. तो हमारा अगर इतना सा भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब भी यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द आंसर. तो ए जो है दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन कि 9. ए क्या है, 19 है. बी कितना है, बी है 9. सी कितना है, सी भी 9 है. और डी कितना है, 12. ई कितना है, 12. एफ कितना है, 12. सो ये दिस इज़ अवर राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 88. चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 89 इज असर्शन रीजन क्वेश्चन. एंड ये भी मिरर वाला क्वेश्चन मैंने कितनी ही बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. अगर ये भी आपने गलत किया होगा ना फिर तो कुछ नहीं हो सकता. चलिए, असर्शन इज, और ये जो मेरे स्टूडेंट है ना यहाँ पे गलत करके आए हैं. असर्शन इज कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. की जो कन्वेक्स मिरर होता है वो एज अ रियर व्यू मिरर यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, साइड व्यू मिरर यूज़ करते हैं. सो येस दिस इज़ ट्रू. रीज़न दिया हुआ कि दे फॉर्म इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज, कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बनती है. तो जी नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट तो सही है, इरेक्ट इमेज बनती है बट डिमिनिश इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है. तभी तो हम जब पीछे से आती मतलब गाड़ियाँ हैं, हम शीशे में जब पीछे से आती हुई गाड़ियाँ देखते हैं तो हमें पूरी इमेज दिखती है ना गाड़ियों की. तो वो इमेज डिमिनिश होती है, छोटी होती है, वो लार्ज इमेज नहीं होती है. लार्ज इमेज होगी तो फिर तो वो शीशे में दिखेगी ही नहीं. ठीक है, तो डिमिनिश इमेज होती है और इरेक्ट इमेज होती है, सीधी होती है और डिमिनिश होती है. तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, रीज़न गलत हो गया. सेकंड इज दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, कि वाइडर व्यू होता है देखने के लिए. तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो ए इज़ ट्रू एंड R2 is all correct explanation of A. A is true and R2, yes, option number 2 is our right option. A is true and only R2 is correct explanation for A. ठीक है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट ऑप्शन. तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. Which of the following statement is true regarding relative reactivity of metals?
कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से, और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को याद करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, निमोनिक बताया था, जिसमें क्या था, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़िब्रा, आई ट्रूली लाइक हर, कॉल मी सुपर पावरफुल जिराफ। ठीक है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कार्बन, मर्करी, फिर एस से सिल्वर, फिर प्लैटिनम एंड देन गोल्ड। तो ये एक सीरीज़ है। जो सबसे ऊपर है हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, ये जो सबसे ऊपर होता है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, एंड जो सबसे नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है। तो इसमें पूछा है ऑप्शन जो 1 है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। की जो जिंक है आयरन से मोर रिएक्टिव है, जिंक जो है आयरन से मोर रिएक्टिव है। हाँ ये सही है, क्योंकि जिंक ऊपर है ना आयरन से, बट लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। हाँ एल्यूमिनियम से लेस है, क्योंकि एल्यूमिनियम इससे ऊपर है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज़ ट्रू। बट सेकंड ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है, सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन पोटाशियम एंड कैल्शियम, की जो सोडियम है मोर रिएक्टिव है पोटाशियम से। तो जी नहीं, पोटाशियम से तो लेस रिएक्टिव है, कैल्शियम से मोर रिएक्टिव है, पर इसमें दिया है पोटाशियम से भी मोर रिएक्टिव है। तो सोडियम पोटाशियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, सोडियम पोटाशियम के नीचे है, पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम और कैल्शियम से। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। ऑप्शन स्टेटमेंट सी वॉज एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, कि जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जी नहीं, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत होगी। एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए इज़ ट्रू, कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। सो ऑप्शन ए इज़ अवर राइट ऑप्शन। ठीक है। तो सारे 30 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पे। ठीक है। अब जब फाइनल आंसर की आएगी तब भी एक बार मैच कर लेंगे। ओके। एंड अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सीटैट का भी साथ साथ करते रहेंगे। मैं सोच रही हूँ KVS और DSSB के लिए भी हम तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है। तो जितना भी सिलेबस है KVS, DSSB या कोई अदर जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम्स, तो उसके जो भी साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो 1 बाई 1 वो भी अब तैयारी शुरू करेंगे सीटैट के साथ साथ। सीटैट तो ऑफ कोर्स हम करेंगे ही करेंगे, सीटैट के भी हम टॉपिक वाइज अब डिस्कशन शुरू करेंगे, क्योंकि प्रीवियस से सीरीज़ डिस्कस की थी हमने पहले, अब वो कंप्लीट हो गई है हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ साथ टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके साथ साथ KVS DSSB के लिए भी हम सारे टॉपिक्स धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।